भारत हमेशा से नवीनीकरण का घर रहा है, शून्य से लेकर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तक। हमारे वेदों ने ऐसे महान ऋषियों के बारे में बताया है जो आयुर्वेद और योग के जनक कहलाए हैं। हमने पूरे विश्व को ज्योतिष शास्त्र दिया और यहाँ तक कि कामसूत्र तक का पाठ भी हमने ही दुनिया को पढ़ाया है। पर कुछ दिनों से नया करने के चक्कर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में हम उस बहुमूल्य और बौद्धिक धरोहर को संजोने के लायक हैं। मैंने कुछ ऐसी ही घटनाओं को आज चुना है। इन सारी घटनाओं में एक बात जो समान है वो ये है कि इन सारे निर्णयों का उद्देश्य बड़ा ही नेक है, पर इस उद्देश्य को हासिल करने की तकनीक असली परेशानी का कारण बनी हुई है। रुपयों की बर्बादी अपने जगह ठीक है, पर इन सारे अनोखे योजनाओं और कल्पनाओं से एक बात जो सामने आती है वो है कि इन कार्यों में शामिल अधिकारियों की समझ और अकल के इस्तेमाल का गिरता स्तर। इसे हम कैसे रोकें? मंत्री और नेता बनने के लिए तो कोई शैक्षिक मापदंड नहीं है इस देश में, और ये बात हमें मालूम भी है। पर ऐसे अफसर जो विश्व के चोटी की परीक्षाओं में गिने जाने वाले आईएएस और आईपीएस पास कर जब ऐसे योजनाओं और सुझावों पर अपनी चुप्पी साध लेते हैं, तब लगता है कि आखिर क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे अफसरों और अधिकारियों का। हमको इस चक्की में पीसा जा रहा है जिसका एक भाग अनपढ़ नेता है और दूसरे भाग में आते हैं हमारे ऐसे ही अफसर और अधिकारी। पहला वाकया है तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री एसके राजू और तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का किया हुआ परीक्षण, जो पूरे सोशल मीडिया पर मजाक का कारण बना। हालांकि तमिलनाडु में 140 साल के बाद ऐसा सूखा देखा है, ऐसे में जल संरक्षण का फैसला तारीफ के हकदार होना चाहिए था, परंतु इस परीक्षण में ऐसी कई खामियां थीं जिसे दूर किए बिना ऐसे प्रयोग की कल्पना असंतोषजनक है। इस प्रयोग के तहत वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन को रोकने के लिए थर्माकोल के शीट्स का इस्तेमाल किया गया। इसके शुरुआती तौर पर 10 लाख रुपए का खर्च किया गया और टेप्स की मदद से इन सारे थर्माकोल शीट्स को आपस में जोड़कर वैगई डैम में उतारा गया। वैगई डैम का पानी तमिलनाडु के 6 सूखाग्रस्त जिलों से होकर गुजरता है। मीडिया और कैमरों का तांता लगा हुआ था, पर किसी एक ने भी यह बुनियादी सवाल नहीं उठाया कि आखिर यह थर्माकोल पानी में टिकेंगे कैसे। कलेक्टर साहिबा से लेकर पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी तक इस हास्यास्पद प्रयास को छुपाने के लिए तरह तरह के तर्क देते रहे। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग राजस्थान के सॉइल और वाटर डिपार्टमेंट के परीक्षणों के मुताबिक थर्माकोल भी एक कारगर तरीके के रूप में वाष्पीकरण रोकने के काम में लाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है, ऐसा उसी रिपोर्ट में कहा गया है। पर इतनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग अगर इन्होंने इस परीक्षण के पहले किया होता तो शायद आज मुंह छुपाने की नौबत नहीं आई होती। जिस विदेशी तकनीक का हवाला दिया जा रहा है वो लॉस एंजलिस के एक बड़े झील का है, जिसमें शैडो बॉल्स के द्वारा वाष्पीकरण रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे 2 वजहें थी, एक तो वाष्पीकरण की गति को धीमा करना और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन रोकने का जो क्लोरीन और हीट के कारण होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल केवल उन जगहों पर किया जा सकता है जहां पानी का बहाव नहीं के बराबर हो, लेकिन ये सब सोचने के लिए हमारे नेताओं और अधिकारियों के पास वक्त ही कहाँ है। वो तो जनता की सेवा में इतने लीन हैं कि उनके पास सोचने का भी समय नहीं है, और यही कारण है कि ऐसे मौकों पर उनके शील और ज्ञान का प्रमाण हमें मिलता रहता है। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरा विश्व आज पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में जल संरक्षण के और भी बड़े नायाब तरीके हैं जो राजस्थान से लेकर कश्मीर तक इस्तेमाल में लाए जाते थे, पर वक्त के साथ इन सारे तकनीकों को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। ऐसे ही इन सारे तकनीक को जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। जल संरक्षण और तालाबों के इतिहास के ऊपर स्वर्गीय अनुपम मिश्रा जी की एक बहुत बढ़िया पुस्तक है जो मात्र 100 पन्नों की है। नीचे दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तक में भारत के ऐतिहासिक तालाबों के इतिहास के बारे में बताया गया है। इस दौर में दूसरा अध्याय है उत्तर प्रदेश का एंटी रोमियो स्क्वाड। मुझे निजी तौर पर इस स्क्वाड से दिक्कत है। आप कह सकते हैं कि यह एक अच्छा प्रयास है, पर मेरे हिसाब से यह थॉट पुलिसिंग है। इस दफे भी इरादा नेक है, मगर तकनीक सही नहीं है। हम सब चाहते हैं कि कॉलेज और स्कूल की लड़कियों की सुरक्षा के इंतजाम बढ़िया हो, पर इसके लिए हमें हर लड़की के साथ एक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा कर सकते। होना यह था कि एंटी रोमियो स्क्वाड उन मनचले लड़कों और वयस्कों पर लगाम कसेगी जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या दूसरी कोई घटना को अंजाम देते हैं, परंतु वास्तविकता में परेशान किया जा रहा है उन सभी कपल्स को जो आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए हैं। स्क्वाड का गठन शुरुआती रूप में लखनऊ के महज 11 जिलों में होना था, पर बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और अन्य राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन कानून हाथ में लेकर आए दिन युवक युवतियों के जोड़ों को परेशान करते रहते हैं। मेरे अनुसार ऐसा करना एक व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं अधिकारों का हनन है। जब 18 वर्ष के लोग अपना सरकार चुन सकते हैं तो क्या वह अपने लिए एक साथी नहीं चुन सकते? अगर हाँ, तो क्या वह उस साथी के साथ सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे जोड़ों के कारण सार्वजनिक स्थानों का माहौल खराब हो रहा है, लेकिन कैसे हम किसी को सिर्फ यह कहकर जेल में डाल सकते हैं या उसके साथ मारपीट कर सकते हैं जो महज अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी पार्क या घर में बैठे हों? यह सरासर गलत है।
और इसका विरोध होना चाहिए। लड़कियों के सुरक्षा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अभी कल परसों की ही खबर है कि हरियाणा में की एक लड़की को निर्वस्त्र कर उसके साथ हुए बलात्कार की पुष्टि की गई हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा। होना यह चाहिए कि हर सार्वजनिक स्थान पर पुलिस कर्मियों की तैनाती हो, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के बाहर भी। इनके खड़े होने से डर का माहौल तो पैदा होगा ही, और चाहे अनचाहे अगर कोई घटना हो भी गई तो कार्रवाई में देरी न की जाए। पुलिस का काम क्राइम रोकना तो है, लेकिन उसके लिए वह हर किसी के दिमाग को तो नहीं पढ़ सकती। शिकायत दर्ज होने के बाद तो पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं। दूसरी ओर क्राइम होने से पहले ही वह मनचलों को पकड़ रही है। आप सिर्फ कपड़े और गाड़ी देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लड़का छेड़छाड़ करने जा रहा है और दूसरा पढ़ाई करने। कहीं कहीं तो पुलिस द्वारा ही खुद पैसे वसूल किए जाने तक की खबरें हैं। इसकी देखा देखी अब और भी राज्य ऐसे ही कानून लागू करना चाहते हैं। ऐसे में तो पुलिस को चोरी होने के पहले ही चोर को भी पकड़ लेना चाहिए। आज तक किसी थाने में आपके मोबाइल के चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई होगी, और यहाँ बात की जा रही है क्राइम से पहले क्राइम रोकने की। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो सकता है कि इनसे घटनाओं में कमी भी आ जाए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप मेरे लेख के वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अंत में आते हैं एनिमल हेल्थ कार्ड, जिसे मीडिया और आम जनता ने आधार का नाम दे दिया, क्योंकि उसमें भी 12 अंकीय UID का जिक्र है। जब मैंने शुरुआती दौर के कुछ खबरें पढ़ी तो मुझे लगा कि आखिर इसका मकसद क्या है। काफी मजाक बनाए गए, पर जब मैंने गहराई से इस विषय पर अध्ययन किया तो पता चला कि आधार जैसी कोई बात इसमें नहीं है। यह सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना है जिसमें उनका टारगेट देश के सारे मवेशियों को एक ID कार्ड देने का है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसमें भी तरजीह दी जा रही है गायों को। देश में मवेशियों की कुल तादाद 19.96 करोड़ है, जिनमें से 13 करोड़ की संख्या है गाय और भैंसों की। लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता गाय ही है। गायों की बढ़ती लोकप्रियता के ऊपर मेरा एक लेख आप मेरे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल विदेशों में भी होता है। यहाँ यह तो है कि तकनीक बिल्कुल वैसी ही ली जाएगी। इसमें भी एक चिप का इस्तेमाल किया जाएगा जो गाय के स्वास्थ्य से लेकर उसकी ब्रीड, दूध देने की क्षमता, टीकाकरण के अलावा उसके उम्र की जानकारी एकत्रित करेगी। इस कार्यक्रम में कोई कमी तो हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि देश में योजनाएं बहुत अच्छी बनाई जाती हैं। देश में नदियों को जोड़ने का भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, बड़ी वाहवाही हुई, पर आज इसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता है। यह कार्यक्रम भी सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, पर धरातल पर इसे हकीकत में उतारने में बहुत व्यवस्था और चुस्त मशीनरी की दरकार है। आज देश में HIV से ग्रसित 1.5 लाख बच्चों के दवाई पर आफत आन पड़ी है, और हमारी प्राथमिकता गायों की मॉनिटरिंग करना है। आज बिना मॉनिटरिंग और किसी हेल्थ कार्ड के भारत विश्व का नंबर 1 मिल्क उत्पादक बना हुआ है। ऐसे में सरकार को इसके अलावा भी जो जरूरी कार्य हैं, जैसे रोजगार पैदा करना, आम जनता तक स्वास्थ्य और शिक्षा ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाना, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। परंतु आज उस मुद्दे पर कोई भी पार्टी सरकार को घेरना नहीं चाहती है। वो भी इसी गाय भैंस के मुद्दे में आपको उलझाए रखना चाहते हैं। अगर वो ये बात कर भी रहे होंगे तो वहाँ मीडिया हमारे आंखों पर पर्दा डाल देता है। दूसरी ओर चिकित्सा केंद्र और स्टाफ के हालात ऐसे हैं कि इन पे कितना भार आज है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दशा में यह कर्णप्रिय योजना कैसे टिकेगी। इन सारी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं है, मगर सुर्खियों में ये ही छाए रहते हैं। जनता हर बात में ऐसे घटिया और अमहत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करती है और इन पर बहस करती है, और हमेशा की तरह असल मुद्दों से भटक जाती है। ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम का असल उद्देश्य जनता को गुमराह करना ही होता है। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं सिर्फ नेताओं के अहम भाव को तृप्त करने के लिए। जब तक हमारा समाज असल मुद्दों पर इन नेताओं को नहीं घेरेगा, तब तक यह ऐसे ही मृत तृष्णा में जीते रहेंगे। समय आ गया है कि अब हम नींद से जागें। अपने इलाके के पार्षद से लेकर विधायक तक की जी हुजूरी में जनता लगी रहती है। सांस्कृतिक समारोहों से लेकर सामाजिक कार्यक्रमों तक, यहाँ तक कि वैवाहिक समारोहों में भी इन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती है। इतना अधिक सम्मान देकर हमने ही ऐसे नेताओं के हौसले मजबूत किए हैं। अपने बैठने के लिए भले आपके घर में आपके लिए कुर्सी हो ना हो, आपको नेताजी के बैठने के लिए इंतजाम जरूर करना होगा। नेताओं से संबंध बनाने के चक्कर में हमने सारे समाज के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि इज्जत देने का मतलब यह नहीं होता कि आप नतमस्तक हो जाएं। इज्जत आप अपने व्यवहार से भी जाहिर कर सकते हैं। कल को आपके घर कोई समारोह हो तो आप उन नेताओं के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बाकी मेहमानों के साथ करते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा करने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके इस कदम से हो सकता है कि आप समाज को एक नई राह की ओर ले चलें। इतना अधिक सम्मान पाकर नेता और अफसर अब इसे अपना हक समझने लगे हैं। उनके वेतन से लेकर उनका चयन तक समाज के समर्थन और योगदान से होता है। उनका फर्ज है आपकी भलाई और बेहतरी के लिए काम करना, और इसके लिए आपको उनसे सर झुकाकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह एक कठिन काम है, पर कभी न कभी तो हमें इसकी शुरुआत करनी ही होगी। हम राम या अल्लाह के पुनर्जन्म तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें तो यह सिखाया गया था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले तो हमें हमारी खुद की ही मदद करनी पड़ेगी, और यह मदद इस कुसंस्कृति से छुटकारा पाने की कोशिश में हमारा पहला कदम होगा। आइए हम सब उस नए भारत की तरफ अपना यह पहला कदम बढ़ाएं।
Thank you guys for watching this video. For more updates and readings, reach to the site mentioned here or in the description below.